सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NIOS कक्षा 10 में जो साइंस और टेक्नोलॉजी नामक विषय है उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, साथ में चैप्टर नंबर 3 भी कुछ भाग पढ़ाया गया है, लेकिन अब पार्ट तीसरा ही हम दोबारा से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में मैंने कुछ हाईलाइट भी कर रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट आपकी लाइनें हैं, जिसको आप अच्छे से देख के जाइएगा ताकि आपके इन्हीं से कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिसको आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो पार्ट नंबर 3 है परमाणु और अणु। देखिए, परमाणु और अणु क्या होता है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि परमाणु और अणु क्या है, इनके क्या सिद्धांत हैं, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, परमाणु जैसे कि नाम से पता चल रहा है, परम अणु यानी कि ऐसा अणु जिसको विभाजित करने के बाद में फिर उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। यानी ये अविभाज्य होता है ना। मान लो कोई वस्तु है जिसका हमें टुकड़े किए जाए, है ना, क्योंकि कोई भी ठोस वस्तु होती है वो अणुओं से मिलकर बनती है। लेकिन जब हम उसको विभाजित करते हैं और विभाजित किए ही जाते हैं तो एक समय तो ऐसा आता है कि फिर उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो विभाजित नहीं हो सकती, वो फिर अविभाज्य होती है। ठीक है, तो वो अणु ही क्या कहलाता है, जो अविभाज्य है उसी को परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु एक तरह से एक वस्तु की किसी भी भौतिक वस्तु की एक मूल इकाई होती है ना, जिसके बाद में उसका विभाजन करना संभव नहीं है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। पिछले अध्याय में आपने द्रव्यों के विषय में सीखा। द्रव्यों के विभाजन के विचार लंबे समय से भारत में 500 ईसा पूर्व के आसपास सोचे जा रहे हैं। द्रव्य यानी जो भी पदार्थ है उसके विषय के बारे में पिछले पाठ में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि द्रव्यों के विभाजन के विचार लंबे समय से भारत में 500 ईसा पूर्व के आसपास से सोचे जा रहे हैं। 500 ईसा पूर्व यानी कि लगभग आज से 2700 वर्ष पहले, है ना, 2700 वर्ष पहले के आसपास से ये बातें सोची जा रही हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद ने ये विचार अपने दर्शन में व्यक्त किए थे। तो भारतीय दार्शनिक है कर्णाद, ठीक है, इन्होंने भी अपने जो विचार है अणु और परमाणु से संबंधित वो उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर द्रव्य को विभाजित किया जाए, यानी द्रव्य के जो भी पदार्थ है उसको हम विभाजित करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, उसके टुकड़े करेंगे तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। अंततः ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होंगे जिनका पुनः विभाजन संभव नहीं होगा। यानी कि अंत में ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे बहुत बारीक कण प्राप्त होंगे जिसको फिर तोड़ना, इसका विभाजित करना संभव नहीं है। यानी कि फिर वो जो इतने बारीक कण हो जाते हैं कि वो हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं और वो अदृश्य कण होते हैं। इस अविभाजित सूक्ष्म कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु। तो इनका उसने क्या नाम दिया, परमाणु। इस अवधारणा को आगे एक और भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायन द्वारा सविस्तार दिया गया। यानी कि इसी बात को जो है पकुदा कात्यायन द्वारा और विस्तार से समझाया गया है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर ये कण संयुक्त रूप में उपस्थित रहते हैं जो हमें द्रव्य के विभिन्न रूप में देते हैं। देखो, आमतौर पर जो परमाणु है वो एक संयुक्त रूप में, यानी कि परमाणु मिलके, है ना, संयुक्त रूप में रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते। तो आमतौर पर संयुक्त रूप में रहते हैं जो कि एक पदार्थ का निर्माण करते, एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। देखो, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, है ना, तो उन पदार्थों का निर्माण करते हैं। आप पानी को देखोगे तो पानी भी क्या है, एक द्रव्य है, एक पदार्थ है। ठीक है, वो भी किसी न किसी अणुओं से, परमाणु से मिलके ही बना होता है। ठीक है, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। तो अब इसी प्रकार कोई भी वस्तु है, कोई भी वो किसी न किसी, है ना, अणुओं से मिलकर, परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो परमाणु के बहुत सारे जो है वो मिलने से ही, संयुक्त रूप से ही वो द्रव्य का निर्माण होता है। तो परमाणु हमने समझा कि कर्णाद ने क्या परिभाषा दे रखी है, और साथ में जो पकुदा कात्यायन ने बता रखा है कि एक परम यानी बहुत ही छोटा सूक्ष्म अणु होता है जिसका फिर बाद में विभाजन नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य होता है। इसी युग के आसपास एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, जो कि 460 से 370 ईसा पूर्व एवं लुपिसन ने सुझाव दिया कि अगर हम द्रव्य को विभाजित करते जाए, यानी द्रव्य को जो भी पदार्थ है उसको हम विभाजित यानी तोड़ते जाए, टुकड़े में विभाजित करते जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि कणों का आगे विभाजन संभव नहीं होगा। डेमोक्रिटस ने इन कणों को परमाणु अर्थात जिसका अर्थ है अविभाज्य, परमाणु जिसका अर्थ है अविभाज्य, अब उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अब उसको हम तोड़ नहीं सकते। इन विचारों का आधार दार्शनिक था। इसके बारे में कोई प्रायोगिक प्रमाण 18वीं शताब्दी तक संभव नहीं हो सके। नहीं, ये तो सिर्फ विचार क्या दार्शनिक था, यानी दर्शन शास्त्र पर आधारित था। उन्होंने सिर्फ सोचा, विचारा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी तक, उस समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया। बस उन्होंने दर्शन शास्त्र में चीज़ों को सोचा, विचारा और उन्होंने लिखा।
परंतु आज हम ये जानते हैं कि परमाणु क्या है और कैसे यह पदार्थों को विभिन्न गुण प्रदान करता है। इस अध्याय में हम परमाणु और अणु से संबंधित विषय विषय जैसे कि अणु और परमाणु के भार, मोल, अवधारणा तथा द्रव्यमान आदि का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही यौगिक व रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाएंगे ये भी सीखेंगे। तो देखो, इस पाठ को पढ़ने की उद्देश्य क्या है? द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत और स्थित अनुपात के नियम को बता सकेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। अणुओं और परमाणु के बीच भेद कर सकेंगे। समस्थानिक भार, परमाणु भार और आणविक भार को परिभाषित कर सकेंगे। मोल व मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कर सकेंगे। सूत्र की मदद से अणुओं को प्रदर्शित कर सकेंगे। रासायनिक क्रियाओं के लिए मोल अवधारणा लागू करना और अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान के बीच मात्रात्मक संबंध दिखा सकेंगे और सीखे हुए विभिन्न अवधारणाओं के आधार पर प्रश्न हल कर सकेंगे। अब पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है इसका कि रासायनिक संयोजन के नियम, कि जो भी रासायनिक संयोजन है, जो भी पदार्थ है ना, उनका मिलान, उसका संयोजन के नियम क्या है, उनके मिलने के क्या नियम हैं। रासायनिक विज्ञान में 18वीं सदी के बाद जबरदस्त प्रगति हुई। इस प्रगति का मुख्य कारण था पदार्थों की ज्वलनशीलता, यानी कि रासायनिक जो विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, उसमें 18वीं शताब्दी के बाद में सन 1800 के आसपास के बाद में फिर जबरदस्त प्रगति हुई है और आज भी होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण क्या था कि पदार्थों की ज्वलनशीलता, यानी पदार्थ जलते हैं, ठीक है, और वो ऊष्मा भी प्रदान करते हैं। तो ज्वलनशीलता और ऊष्मा की प्रकृति का गहन अध्ययन। तो उस दौरान क्या किया गया कि जितने भी पदार्थ थे, तो पदार्थ की एक विशेषता होती है कि वो क्या करते हैं, ज्वलनशीलता होते हैं, और ऊष्मा की प्रकृति का गहन अध्ययन उसके अंतर्गत किया गया। रासायनिक तुला के प्रयोग से, यानी फिर रासायनिक तुला आया, यानी को तोला जा सका। तो रासायनिक तुला के प्रयोग से इस दिशा में अत्यधिक प्रगति हुई, जिसके प्रयोग से रासायनिक अभिक्रियाओं के समय होने वाले द्रव्यों के भार में अंतर को मापने में सहायता मिली। तो रासायनिक तुला के माध्यम से क्या हुआ कि जो भी द्रव्य है ना, जो भी पदार्थ है, उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के समय आपस में जो क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उस क्रिया के समय जो उनके द्रव्यमान में तो अंतर आता है ना, उसको मापने में सहायता मिली। महान फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनियो लेबाइजन ने इस तुला के प्रयोग से यह प्रदर्शित किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का भार उसमें प्रयोग होने वाले अभिकारकों के भार के बराबर होता है। तो देखो, महान फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनियो लेबाइजन ने इस तुला के प्रयोग से, यानी ये जो रासायनिक तुला का प्रयोग किया गया, उस तुला के प्रयोग से यह प्रदर्शित किया है ना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का भार उसमें प्रयोग होने वाले अभिकारकों के भार के बराबर होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, उसके बाद में जो उत्पादन प्राप्त हुआ, मान लो आप चाय बना रहे हो, है ना, चाय बनाना एक क्रिया है, अभिक्रिया कर रहे हो चाय बनाने की, उसके अंतर्गत आपने दूध भी डाला, पानी भी डाला, अलग अलग मात्राओं में डाला, है ना। अब फिर उसमें बाद में जो अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद एक स्वादिष्ट चाय बनके आपके सामने आई। तो जो चाय बनके सामने आई है ना, तो उसमें जो भी अभिकारक आपने डाले हैं, उसी का उतना ही भार उन चाय का भी रहेगा। इस प्रयोग में उन्होंने एक सीलबंद फ्लास्क में पारे को हवा की उपस्थिति में गर्म किया। अब इसका एक प्रयोग करके भी देखा कि इस प्रयोग में उन्होंने एक सीलबंद फ्लास्क में पारे को हवा की उपस्थिति में गर्म किया। कई दिन पश्चात एक लाल पदार्थ मरकरी ऑक्साइड का उत्पादन हुआ। फ्लास्क में शेष गैस का भार कम हो गया और वह गैस दहन या जीवन का समर्थन करने में सक्षम नहीं थी। उस शेष गैस की पहचान नाइट्रोजन के रूप में की गई। गैस जो संयोजन में प्रयुक्त हुई वह ऑक्सीजन थी। तो जो गैस संयोजन यानी उनको मिलाने में प्रयुक्त की गई है ना, वो प्रयुक्त हुई, वो कौन थी? ऑक्सीजन थी। हालांकि नाम बाद में दिया गया। इसके पश्चात सावधानीपूर्वक मरकरी ऑक्साइड को लाल रंग का था वह मरकरी और ऑक्सीजन में विघटित हो गया था। उन्होंने मरकरी और ऑक्सीजन दोनों को तोलने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का भार उत्पाद के भार के बराबर होता है। जो भी अभिकारक थे, यानी जो भी वस्तु का, पदार्थों का उन्होंने उपयोग किया था, उनका जो भार है वो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनके तैयार हुआ उसके भार के बराबर ही होता है। वही उदाहरण, यानी आपने चाय बनाई, चाय के अंतर्गत चाय बनाने जो भी दूध और पानी का प्रयोग किया, जितना प्रयोग करोगे उतना ही फिर बाद में वो प्राप्त होता है। इस नियम को द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहा गया। इस नियम को क्या कहा गया? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किसे कहा गया है। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या होगा कि
कि जो भी वस्तु होती है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया में जिन भी अभिकारकों का प्रयोग किया गया है उस कारकों में जितना भार होता है उसके बाद में जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसमें भी भार समान ही होता है। तो यही द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है, यानी उन्होंने द्रव्यमानीय भार को संरक्षित करके रखा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी द्रव्यमान होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उसका द्रव्यमान यानी उसका भार स्थित रहता है, वो बदलता नहीं है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो देखो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यानी जो अभिकारक है, जो वस्तु है, उसका द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। जैसे कि अब एक उदाहरण लेते हैं मिठाई का। अगर कोई व्यक्ति मिठाई बना रहा है ना, तो मिठाई बनाता है तो वो क्या करता है, मान लो वो मिठाई के रूप में जो भी है, कोई बेसन के लड्डू बना रहा है या बेसन की बर्फ़ी बना रहा है, तो क्या करेगा, आधा किलो उसने बेसन लिया और आधा किलो उसने चीनी ली, ठीक है, और कुछ उसने पाव भर उसने घी की मात्रा ली, तो कितना हो गया, आधा किलो पाव भर, सवा एक किलो का माल हो गया, सवा एक किलो का वस्तु मतलब पदार्थ हो गए। तो सवा एक किलो के पदार्थ वो हो गए और उनको सब बनाया उसने। बनाने के बाद जो बनके जो मिठाई तैयार हुई उसमें भी कितना वजन होगा, वही सवा एक किलो के आसपास वजन उसमें बैठेगा। तो अभिकारकों का प्रयोग उसने क्या किया, चीनी है, घी है, बेसन है, इनका प्रयोग किया और फिर बाद में से उसका उत्पाद जितना प्राप्त हुआ वो भी क्या हुआ, उतने ही भार के बराबर होता है। तो जिन अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो ये एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। जब रासायनिक विशेषज्ञों ने अभिकारक और उत्पाद के भार का सही निर्णय करना शुरू किया, तब विज्ञान ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति की। अब कुछ जो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। देखो, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री क्लाउदे बर्थोलेट और जोसेफ प्राउस्ट ने दो तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात पर काम किया, जो कि संयुक्त होकर एक यौगिक बनाते थे। उन्होंने दो तत्वों के, दो पदार्थों के द्रव्यमान की तुलना अनुपात पर काम किया। दो पदार्थ उसने लिए, उसमें अनुपात लिया, पदार्थों का कुछ वजन था दोनों पदार्थों का, और उनको फिर मिलाया, संयुक्त होकर एक यौगिक बना। तो उनको मिलाने से क्या बना, यौगिक बना। 1818 में प्राउस्टन ने निश्चित या स्थिर अनुपात के भौतिक नियम को प्रतिपादित किया। तो अगर पूछा जाए कि भौतिक नियम को प्रतिपादित किसने किया, या स्थिर अनुपात के भौतिक नियम को प्रतिपादित किसने किया, तो आपको नाम याद रखना, 1818 में प्राउस्ट ने किया। इस नियम के अनुसार क्या है कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपातों में संयुक्त रहते हैं। यानी एक जो यौगिक होता है, यौगिक यानी मिले हुआ संयुक्त रूप से कोई पदार्थ होता है और वो संयुक्त रूप से पदार्थ किसी और पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि वही आपने दूध और पानी को मिलाया, दोनों दूध और पानी दोनों अलग अलग पदार्थ थे, लेकिन आपने उसको मिलाने के बाद क्या बना, चाय बनी, ठीक है। तो आपने यौगिक किया, यानी उसको संयुक्त करने के बाद एक नया पदार्थ बन के सामने आया। तो एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यह उसके बनाने की विधि अथवा उसके स्रोत पर निर्भर नहीं करता, यानी उसमें अनुपात बराबर रहेगा। आपने 50 ग्राम दूध डाला है, 50 ग्राम पानी डाला है, तो अनुपात उसका उतना ही रहेगा, है ना। उसकी विधि के ऊपर, उसके स्रोत के ऊपर कोई निर्भर नहीं करेगा, वो द्रव्यमान उतना ही उसका रहेगा। उदाहरण के लिए शुद्ध पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है। देखो, अगर हम देखें कि पानी जो होता है, तो शुद्ध जो पानी होता है, शुद्ध पानी में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, हमें पता है कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान दोनों मिलकर क्या करते हैं, है ना, उनका द्रव्यमान का अनुपात कितना रहता है, 1:8 होता है। यानी हाइड्रोजन 1 के रूप में रहेगा और उसके 8 गुना उसमें ऑक्सीजन होगा। भले ही पानी किसी भी स्रोत का हो। दूसरे शब्दों में शुद्ध पानी में 11.11% हाइड्रोजन व 98.89% ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है। तो वो भले पानी किसी भी स्रोत का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे बावड़ी का हो, चाहे नदी का हो, कहीं का भी पानी हो, लेकिन उसमें द्रव्यमान जो है, भार जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो समान ही रहेगा। दूसरे शब्दों में शुद्ध पानी में 11% हाइड्रोजन व 88.89% ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, चाहे वह पानी कुएं, तालाब या नदी से प्राप्त किया गया हो। अतः अगर 9.0 ग्राम पानी विघटित किया जाए तो हमेशा, यानी 9.0 ग्राम जो पानी है उसको विघटित यानी उसको तोड़ा जाए, उसको विभाजित किया जाए, तो हमेशा 1.0 ग्राम हाइड्रोजन व 8.0 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो हो गया, यानी 1.0 प्लस 8.0 कितना हो गया, 9.0।
ठीक है। तो 1.0 ग्राम हाइड्रोजन और 8.0 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। यानी इनका अनुपात कितना होता है पानी में, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। इसके अलावा यदि हाइड्रोजन के 3.0 ग्राम व ऑक्सीजन के 8.0 ग्राम मिश्रण को प्रज्वलित किया जाए, प्रज्वलित यानी जलाया जाए, तो 9.0 ग्राम पानी की मात्रा प्राप्त होगी तथा 2.0 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया रहित बच जाएगी। तो हाइड्रोजन 2.0 ग्राम के हाइड्रोजन जो है उसका कोई क्रिया रहित ही बच जाएगी, उससे कोई क्रिया ही नहीं होगी, जबकि 9.0 ग्राम पानी की मात्रा प्राप्त इसमें होगी। इस तरह सोडियम क्लोराइड जिससे नमक बनता है, तो सोडियम क्लोराइड में 66.66% क्लोरीन व 39.34% सोडियम का द्रव्यमान होता है। अब देखो, अगर नमक बनाया जाता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड में 60.66% क्लोरीन होता है व 39.34% सोडियम का द्रव्यमान होता है। चाहे हम नमक खाने से या समुद्र के पानी से, चाहे हम नमक खानों से या समुद्र के पानी से, पानी के क्रिस्टलीकरण से या उसके तत्वों को सोडियम और क्लोरीन के संयोजन से प्राप्त कर रहे हो। बेशक इस वाक्य में मुख्य शब्द शुद्ध है। बार बार एक ही परिणाम प्रस्तुत करने योग्य प्रयोगात्मक परिणाम वैज्ञानिकों के विचार पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में आधुनिक विज्ञान प्रयोगात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। देखो, आजकल का आधुनिक विज्ञान क्या है, प्रयोग करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है ना, उसके ऊपर ही आधारित होता है। पुनः प्राप्त परिणाम परोक्ष रूप से एक छिपा हुआ सच है। वैज्ञानिकों ने हमेशा निष्कर्ष के लिए सच्चाई से काम किया और कई सिद्धांतों और नियमों की खोज की। सच्चाई के लिए यह खोज विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखो, सच्चाई के लिए ये जो खोज की जा रही है, जो परिणाम देखे जा रहे हैं, जो वास्तविक प्रयोग पर आधारित होते हैं, ये जो है वो विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि विज्ञान क्या करता है, सच्चाई को मानता है, जो प्रयोग होकर जो सिद्ध हुआ है उसी को विज्ञान मानता है। अगला पॉइंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, तो डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन पहले वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने परमाणु को सिद्धांत दिया। हमने पढ़ा कि पहले कर्नाड ने भी दिया था, कात्यायन ने भी दिया था, ठीक है। इन्होंने भी परमाणु का कुछ सिद्धांत तो दे दिए थे, चाहे वो दार्शनिक रूप से ही हो। उसके बाद में जो है अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन पहले वैज्ञानिक नहीं है जिनके द्वारा परमाणु के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। जैसा हमने पिछले अनुभाग में देखा है कि ऐसे विचार बहुत प्राचीन काल में प्रचलित थे। हालांकि इसमें डाल्टन का प्रमुख योगदान है, फिर भी इसमें डाल्टन क्या है, प्रमुख योगदान, क्योंकि उन्होंने इन विचारों को उचित क्रम में व्यवस्थित किया। इन विचारों को उन्होंने एक क्रम दिया, एक उचित क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया और परमाणु के अस्तित्व का सबूत दिया। और देखो, पहले दार्शनिक था, प्रयोग पर आधारित नहीं था। हमने पिछली बार पहले पढ़ा है इसी चैप्टर में, शुरुआत में हमने जब इसका प्रस्तावना पढ़ी थी कि कर्नाड ने और कात्यायन ने भी जो है परमाणु के बारे में बताया है, अणु के बारे में बताया है, लेकिन वो सिर्फ दार्शनिक विचारधारा पर आधारित था। उस समय को इस तरह के प्रयोग नहीं किए गए थे ताकि उस प्रयोग से सिद्ध किया जा सके, है ना। लेकिन जो डाल्टन है, उन्होंने परमाणु के अस्तित्व का सबूत भी दिया कि वास्तव में परमाणु होते हैं, ये इसका अस्तित्व है ना, और उसका उन्होंने सबूत भी दिया। उन्होंने दिखाया कि लोवाइजर और प्राउस्ट द्वारा व्यक्त किया गया द्रव्यमान संबंध, यानी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम के रूप में विभिन्न तत्वों की परमाणु के अस्तित्व की परिकल्पना के द्वारा सबूत उपयुक्त व्याख्या की। तो उन्होंने क्या किया, उपयुक्त व्याख्या उसकी की है। तो पहले ही जो है लबाइजर और प्राउस्ट द्वारा व्यक्त किए गए द्रव्यमान की, जो उन्होंने द्रव्यमान की परिभाषा व्यक्त की थी, द्रव्यमान के बारे में उन्होंने जो बताया था, ठीक है, उसको लेकर उन्होंने उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया दी। 1818 में डाल्टन ने रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली विकसित की। तो देखो, तो इस तरह से सबसे पहले प्रयुक्त व्याख्या किसने दी थी, सबसे पहले जो व्याख्या इसकी प्रस्तुत की थी वो डाल्टन ने ही की थी। तो 1818 में डाल्टन ने रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली प्रकाशित की, जिसके अनुसार निम्नलिखित परमाणु सिद्धांत का वर्णन है। देखो, 1818 में डाल्टन ने रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली प्रकाशित की कि रासायनिक दर्शन है क्या।
तो उसके अंतर्गत परमाणु सिद्धांत का उन्होंने वर्णन किया जो इस प्रकार है कि द्रव्य सूक्ष्म अविभाज्य परमाणु से बना है। तो द्रव्य क्या है, जो भी पदार्थ है, द्रव्य यानी जो पदार्थ है वो सूक्ष्म अविभाज्य परमाणु से बना है, यानी परमाणु परमाणु इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, वो द्रव्य बनाते हैं। तो सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, अविभाज्य यानी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ऐसे परमाणु से बना है। एक रासायनिक तत्व के सभी परमाणु के भार व दूसरे गुण एक समान होते हैं। एक रासायनिक तत्व है, कोई एक पदार्थ है जिसके परमाणु के भार और दूसरे उसके गुण भी क्या होते हैं, समान ही होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग वस्तु है, अलग अलग तत्व है, ठीक है, और उनके जो परमाणु है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा उनके परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं। उनके परमाणु भार भी क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। मान लो तांबा है, एक लोहा है ना, अगर हम उसके परमाणुओं को देखें, हम उसके बारीक तत्वों को देखें, तो दोनों के ही गुण में और दोनों के भार में क्या होगी, भिन्नता होगी। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा अभिक्रिया में विघटित नहीं होते तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में विघटित नहीं होते, क्योंकि अविभाज्य होते हैं और एक मूल इकाई होते हैं, सूक्ष्म कण होता है ना, और ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सरल संख्यात्मक अनुपात में संयोजन करते हैं और यौगिक बनाते हैं। तो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं परस्पर सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोजित होते हैं। एक एक उनका अनुपात होता है, उस अनुपात में संयोजित होकर वो एक नया पदार्थ को बनाते हैं और इस यौगिक वो एक यौगिक बनाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। डाल्टन का चौथा सिद्धांत स्पष्ट रूप से द्रव्य का संरक्षण नियम से संबंधित है। अब देखो, डाल्टन का चौथा सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से किससे संबंधित है, संरक्षण के नियम से। एक तत्व के प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अगर कोई एक तत्व है ना, और उसके परमाणु का एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान, यानी एक निश्चित भार होता है, उस द्रव्य का एक मान होता है। इसके अलावा प्रत्येक रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है। इसलिए अभिक्रिया के बाद, यानी जो भी अभिक्रिया हुई, जो भी विशेष क्रियाएं हुई, उसके बाद उत्पाद का भार अपरिवर्तित रहता है। तो मैंने चाय का उदाहरण दिया था कि एक विशेष अभिक्रिया के बाद उस उत्पाद का भार क्या रहता है, समान रहता है। मैंने मिठाई का उदाहरण दिया, ठीक है, एक मैंने बेसन की मिठाई का उदाहरण दिया कि उस अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के बाद में भी उसका भार क्या रहा, समान ही रहा। पांचवा सिद्धांत एक स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। स्थिर यानी कि वो अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जब दो तत्व परस्पर संयोजन करके यौगिक बनाते हैं, दो कोई तत्व है जो परस्पर यानी आपस में संयोजित करते, आपस में मिलते हैं और एक यौगिक बनाते हैं, यानी एक वस्तु का योग बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो तत्व के भिन्न भिन्न भारों में एक सरल अनुपात अवश्य होगा। तो जो तत्व अलग अलग है, उन तत्वों के अलग अलग भारों में क्या होगा, एक अनुपात तो निश्चित ही होगा। ठीक है, जैसे अपन ने पानी के बारे में देखा तो 1 अनुपात में हाइड्रोजन होता है और 8 अनुपात में ऑक्सीजन होता है। तो उनके एक अनुपात, चाहे किसी भी पदार्थ का हो, उसका अनुपात तो एक निश्चित ही होगा। मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है, आपने 2 अनुपात में पानी लिया और 1 अनुपात में दूध लिया, तो बाद में भी इसका अनुपात तो क्या रहेगा, निश्चित ही रहेगा, क्योंकि परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अतः यौगिक में भी तत्वों के द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने न केवल द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम के बारे में विस्तार से बताया, उन्होंने नए नियम भी बनाए। उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर गुणित अनुपात के नियम की रचना कि इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया, डाल्टन ने देखो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम के बारे में विस्तार से तो बताया ही है, साथ में उन्होंने एक नए नियम भी बनाए। उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर गुणित अनुपात के नियम की रचना की। इस नियम के अनुसार देखो उन्होंने क्या किया, गुणित अनुपात के नियम की रचना भी की। तो पूछा जाए गुणित अनुपात के नियम की रचना किसने की, तो आपको बताना है डाल्टन ने। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार में से संयोग करते हैं। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न जो भार होते हैं वो दूसरे तत्व के निश्चित भार में क्या करते हैं, वो संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। तो यह क्या होते हैं, परस्पर आपस में सरल अनुपात में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन व ऑक्सीजन से 2 तरह के यौगिक बनते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से क्या बनते हैं, 2 तरह के यौगिक। तो अगर आप कार्बन को लो और ऑक्सीजन को लो, उन दोनों से 2 तरह के यौगिक बनते हैं, 2 तरह के पदार्थ बनते हैं, है ना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बना, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन इनकी मात्रा है, इनके तत्व भिन्न भिन्न हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के प्रत्येक 1.000 ग्राम के साथ 1.33
टू 1 ग्राम ऑक्सीजन संयोजित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन के प्रत्येक 1.00 ग्राम के साथ, तो ये देखो 1.00 ग्राम अगर कार्बन लोगे तो उसके साथ ही 1.3321 ग्राम ऑक्सीजन संयोजन करेगा, तब जो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की 1.00 ग्राम, अब एक तत्व की मात्रा तो क्या रहेगी, समान रहेगी, और दूसरे तत्व की मात्रा भिन्न हो जाएगी। देखो इसमें कार्बन की मात्रा दोनों में समान है, तो 1.00 ग्राम कार्बन के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन की 1.00 ग्राम मात्रा के साथ ऑक्सीजन की 2.6642 ग्राम संयोग करती है। तो अब देखो ये इससे क्या हो गया, डबल हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की मात्रा तो 1.00 ग्राम है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में भी कार्बन की मात्रा 1.00 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन की मात्रा इसमें जो है 1.3321, वो यहाँ आके क्या हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर डबल हो गई। तो 1 से 2 हो गया, 3 से 6 हो गया, 3 से 6 हो गया, और 2 से 4 हो गया, और 1 से 2 हो गया। तो ये मात्रा दुगनी हो गई। दूसरे शब्दों में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का भार कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में दुगना होता है। तो होएगा देखो दुगना, यहाँ पर किस तरह इससे दुगना यह हो रहा है, यानी इससे दुगना ये ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का भार कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में दुगना होता है, जो कार्बन को एक निश्चित भार से संयोज करता है। परमाणु सिद्धांत के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या एक निश्चित कार्बन परमाणु के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड से दुगनी होती है। गुणित अनुपात के नियम की रचना एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद परमाणु सिद्धांत की वैधता को सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। अब हम देखेंगे कि परमाणु क्या है। ठीक है, कि जैसा कि आपने पिछले अनुभाग में देखा है कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है। तो परमाणु क्या है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो अपने रासायनिक गुण को बरकरार रखता है। तो मैंने ये हाईलाइट भी कर रखा है कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है जो अपने रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है। किसी भी तत्व के परमाणु का आकार व द्रव्यमान दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु का आकार व द्रव्यमान दूसरे तत्व से क्या होगा, भिन्न ही होगा। इन परमाणु को भारतीय व यूनानी दार्शनिकों द्वारा शुरुआत में अविभाज्य माना जाता था, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इसी कारण इसका नाम परमाणु पड़ा। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है अविभाज्य कण। तो ग्रीक भाषा में इसका अर्थ क्या है, अविभाज्य कण। आज हम जानते हैं कि परमाणु विभाज्य है, लेकिन तो ग्रीक भाषा में तो इसका मतलब है अविभाज्य कण, लेकिन आज हम जानते हैं कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु को उनसे अधिक छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखो परमाणु को आज के संदर्भ में देखा जाए तो इसको विभाज्य माना जा रहा है कि परमाणु को उनसे भी अधिक छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि वे इस प्रक्रिया में अपनी रासायनिक पहचान खो देते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होगा, फिर जो उसकी रासायनिक पहचान है वो खो देगी। लेकिन इसके बावजूद परमाणु द्रव्य का मूल कण है। तो इसके बावजूद हमें ध्यान रखना है कि परमाणु क्या है, द्रव्य का। किसी भी पदार्थ का मूल कण क्या है, परमाणु ही है। तो किसी भी पदार्थ का मूल कण क्या है, परमाणु है। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उस लाइनों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनको याद भी करके जाना है। ठीक है, क्या मैं पूछा जाए परमाणु क्या है, तो परमाणु जो है, अगर इसको शॉर्ट में मैं बताऊँ सारांश के रूप में, तो आप इन पॉइंटों को अगर पढ़ोगे तो एक पार्ट का सारांश निकल के आ जाएगा कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है जो अपने रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है। किसी भी तत्व के परमाणु का आकार व द्रव्यमान दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होता है। ठीक है, ये परमाणु की परिभाषा हो गई। इसके बाद में परमाणु अविभाज्य कण होता है, लेकिन परमाणु का विभाज्य भी होता है। ये आज के संदर्भ में है। अगली बात ये बताई जा रही है कि जो परमाणु है वो परमाणु अगर हम परमाणु को और ज़्यादा विभाजित करते हैं और छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं, है ना, क्योंकि आज के समय में बात माना जाता है कि परमाणु विभाज्य है, तो फिर वो अपने रासायनिक पहचान खो देता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी परमाणु क्या है, द्रव्य का मूल कण है। द्रव्य का एक मूल कण किससे बना है, वो जो पदार्थ जिससे बना है वही उसका परमाणु कहलाते हैं। एक परमाणु जो है द्रव्य का मूल कण है। तो ये इसका सारांश हो गया। अब है परमाणु का आकार क्या है। देखो परमाणु का आकार क्या होता है कि हम क्या मानेंगे, परमाणु गोल है, आयताकार है, वर्गाकार है, किस आकार में है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि परमाणु बहुत छोटा होता है। परमाणु क्या होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि न हम उसकी कल्पना कर सकते हैं और न किसी से तुलना। इसके आकार को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो अटलांटिक सागर में जितने चम्मच पानी है, अटलांटिक सागर के जो है बहुत बड़ा सागर है, उसके अंदर जितने चम्मच पानी, अगर हम उसे चम्मचों से नापे तो जितने चम्मच पानी है उसके लगभग 3 गुना परमाणु एक चम्मच पानी इन लगभग 1 मिलीलीटर में विभाजित है। तो जितने चम्मच उस अटलांटिक महासागर में पानी है ना, तो एक चम्मच अगर पानी को ले हम, जो कि 1 मिलीलीटर होता है, उसका 3 गुना परमाणु एक चम्मच में मिलेगा। नहीं, उस अटलांटिक महासागर का जो है पूरे का 3 गुना
तिगुना तो उस एक चम्मच के में ही परमाणु मिल जाएंगे। इतने छोटे छोटे कण उस परमाणु में, इतने हजारों करोड़ों यानी कि उसके असंख्य होते हैं वो, है ना। तो लगभग 3 गुना परमाणु एक चम्मच में ही विद्यमान है। यानी वो पूरे महासागर को अगर नापा जाए, अटलांटिक महासागर को चम्मच से, है ना, और उसी का फिर एक चम्मच लिया जाए और उसमें से अगर परमाणु निकाला जाए कि इसमें कितने, इस 1 मिलीलीटर पानी के अंदर कितने परमाणु हैं, तो वो पूरे अटलांटिक महासागर में जितना पानी है ना, जितने चम्मच पानी होगा ना, उसका भी तिगुना उसमें परमाणु होंगे। इसके अलावा अगर लाखों परमाणु की एक ढेरी बना दी जाए तो भी एक कागज की परत के बराबर मोटी होगी। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से द्रव्यमान में ही नहीं बल्कि आकार में भी भिन्न होता है। देखो, एक तत्व का परमाणु, क्योंकि तत्व अलग अलग हो गए, पदार्थ अलग अलग है, द्रव्य अलग अलग है, तो एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के द्रव्यमान से क्या होते हैं, आकार में भी भिन्न होते हैं और वो अलग अलग भी होते हैं, जैसा कि डाल्टन द्वारा प्रस्तावित है। मानते हैं एक कॉपर आप लोगों, किसी पदार्थ को आपने लिया, 2 पदार्थ लिया, आपने कॉपर लिया और आर्गन लिया, दोनों के ही परमाणु क्या हो गए, अलग अलग होगा। आपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों के परमाणु क्या है, अलग अलग है, क्योंकि पदार्थ भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब सवाल यह है कि हम एक परमाणु के आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों के लिए क्यों परेशान हो। वजह साफ है कि हमारे चारों ओर मौजूद सभी द्रव्य परमाणु से बने हैं। हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ है, जितनी भी वस्तु है, जितने भी द्रव्य है, वो किसी न किसी परमाणु से बने हैं। यह आयताकार है, परिपत्र या गोलाकार। एक परमाणु के वास्तविक आकार की कल्पना करना मुश्किल है। अब हम देखें कि ये आयताकार है उसका परमाणु, या गोलाकार है, या फिर परिपत्रकार है, कैसा है, तो ये हमें पता नहीं है, क्योंकि उसके वास्तविक आकार की कल्पना करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका वास्तविक आकार तो अदृश्य ही है, हमें देख ही नहीं पाओगे। लेकिन सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए आकार में गोलाकार रूप में लिया गया है। लेकिन जितने भी व्यवहारिक प्रयोजन है, यानी हमें बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कि परमाणु कैसा होता है, तो इसके लिए एक आकार लिया गया है, वो है गोलाकार। तो इसको गोलाकार के रूप में मान लिया गया है कि चलो इसको गोलाकार ही मान लेते हैं। और यही वजह है कि हम इसके त्रिज्या की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, क्योंकि आकार बेहद छोटा है। इसका आकार क्या है, बहुत छोटा, और हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। हम इसके आकार को नैनोमीटर के पैमाने पर व्यक्त करते हैं। हम इसके आकार को क्या मानते हैं, नैनोमीटर के पैमाने पर। आप इसके आकार का अनुमान निम्न सारणी से लगा सकते हैं। देखो, ये इसका आकार है, तो अगर पूछा जाए कि इसके आकार को हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसके आकार को नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर, है ना, 10 की पावर -9, इन 10 की पावर -9 मीटर के पैमाने पर व्यक्त करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ पैमाना दे रखा है कि देखो त्रिज्या, क्योंकि हमने परमाणु को क्या मान लिया है, गोला मान लिया है, गोल माना है, ठीक है। तो त्रिज्या है, उदाहरण हाइड्रोजन के परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10 की पावर -10, और रेत का कण 10 की पावर -4, तरबूज 10 की पावर -1, क्रिकेट की गेंद 0.2 × 10 की पावर 1। तो ये इसकी त्रिज्या मानी गई है। हम परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके परमाणु की छवि को तत्वों की सतह पर देखा जा सकता है। वैसे तो हम नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन आधुनिक जो तकनीक है ना, कुछ ऐसी तकनीक आ चुकी है ना, उसके जरिए हम परमाणु को देख सकते हैं, यानी एक सतह के ऊपर देखा जा सकता है। वो क्या है, इस तकनीक को स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है। तो ये तकनीक कौन सी है जिसके जरिए हम परमाणु को देख सकते हैं, तो ये तकनीक का आपको नाम याद रखना है, जिसका शॉर्ट नाम है एसटीएम। इसका शॉर्ट नाम है क्या है, एसटीएम, यानी कि फुल नाम क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये आपको ध्यान रखना, जिसके जरिए हम परमाणु को देख सकते हैं। अब है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का भार। डाल्टन ने परमाणु के द्रव्यमान की व्याख्या को दिया। तो डाल्टन ने क्या किया, परमाणु के द्रव्यमान की व्याख्या को दिया है। उनके अनुसार एक ही तत्व के परमाणु का एक ही द्रव्यमान होता है, लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न होता है। उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होता है, समान होता है, यानी एक ही तत्व है, एक ही पदार्थ है, तो उसके परमाणु का भार भी क्या होगा, समान ही होगा। चूंकि डाल्टन के लिए एक परमाणु का द्रव्यमान को मापना संभव नहीं था, अतः उसने एक यौगिक में प्रयुक्त तत्वों के सापेक्ष द्रव्यमान को साथ माप का आधार बनाया। तो सापेक्ष द्रव्यमान को क्या बनाया, माप का आधार बनाया है, यानी कि एक यौगिक
अतः उसने एक यौगिक में प्रयुक्त तत्वों के सापेक्ष द्रव्यमान को माप का आधार बनाया, क्योंकि एक परमाणु को मापना तो संभव नहीं था। तो उसने क्या किया कि उसने यौगिक बनाया और यौगिक में जो प्रयुक्त तत्व थे उसके सापेक्ष द्रव्यमान को माप का आधार बनाया कि उसमें कितने कितने द्रव्यमानों का प्रयोग किया गया है। सापेक्ष परमाणु भार की प्रस्तुति की और साथ में सापेक्ष परमाणु भार की प्रस्तुति भी उसने की। उदाहरण के लिए प्रयोग के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि 1.000 ग्राम हाइड्रोजन व 7.9367 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से पानी बनता है। अब ये पानी का सूत्र हो गया कि इनके संयोजन से पानी बनता है। अगर हमें पानी का सूत्र ज्ञात हो तो हम आसानी से एक ऑक्सीजन परमाणु का भार हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष निर्धारित कर सकते हैं। कि हम माप सकते हैं कि पानी का अगर हमें सूत्र पता है तो हम बता सकते हैं कि पानी के सूत्र में हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन का उपयोग कितना हुआ है तब जाके पानी बना है, या ऑक्सीजन के सापेक्ष हाइड्रोजन का उपयोग कितना हुआ है तब जाके वो पानी बना है। तो ऐसे हम माप सकते हैं। उन दिनों डाल्टन के पास पानी के गठन में संयोज करने वाले तत्वों के परमाणु के अनुपात का निर्धारण करने का तरीका नहीं था। उसके अनुमान के अनुसार यह संभावना थी कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु संख्या में बराबर होते हैं। तो उस समय अनुमान क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु क्या होते हैं, संख्या में बराबर होते हैं। इस धारणा से निष्कर्ष निकला कि ऑक्सीजन के परमाणु का भार हाइड्रोजन के परमाणु के भार के मुकाबले 7.9367 गुना अधिक होता है। ये बराबर नहीं होता है, उन्होंने तो माना था, लेकिन जब सिद्ध किया गया, उसको सापेक्ष रूप से देखा गया तो पता चला कि हाइड्रोजन के परमाणु के भार के मुकाबले ऑक्सीजन के परमाणु के भार ज़्यादा होता है। कितना गुना होता है? 7.9367 गुना होता है। यह तथ्य सही नहीं था। आज हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पानी के ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यानी पानी का सूत्र H2O से 2 गुना ही होता है। तो ये तो उस समय माना गया था, लेकिन ये सत्य नहीं था। आज हम देखते हैं कि जबकि होता क्या है कि हाइड्रोजन का पानी का सूत्र क्या होता है? H2O2, यानी कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या होती है? दुगनी होती है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या से दुगनी होती है कौन? हाइड्रोजन। अतः ऑक्सीजन के परमाणु का सापेक्ष भार हाइड्रोजन के परमाणु के सापेक्ष भार की तुलना में 2 गुना 7.9367 यानी कि 15.873 गुना अधिक है। डाल्टन के बाद कई वैज्ञानिकों ने बहुत से तत्वों के परमाणु के सापेक्ष भार निर्धारित किए, जिसके लिए हाइड्रोजन परमाणु का भार इकाई माना गया। तो किसको माना गया? हाइड्रोजन परमाणु को भार इकाई माना गया। बाद में हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन के परमाणु को भार स्केल का मानक चुना गया। तो पूछा जाए कि भार स्केल का मानक किसको चुना गया है, तो ऑक्सीजन को चुना गया है। पहले किसको माना गया था? हाइड्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन अपेक्षाकृत अधिक तत्वों से संयोग करके बड़े पैमाने पर यौगिक बनाने में सक्षम है। क्यों माना गया कि हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन को ही परमाणु भार स्केल का मानक क्यों चुना गया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपेक्षाकृत अधिक तत्वों से संयोजन करके ऑक्सीजन क्या करती है? अधिक तत्वों से संयोजन कर लेती है, मिलान कर लेती है और बड़े पैमाने पर यौगिक बनाती है और बनाने में वो सक्षम भी है। सन 1961 में कार्बन तत्व के समस्थानिक कार्बन C12 अर्थात 12(6C) को परमाणु भार स्केल के मान के रूप में अपनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि समस्थानिक कार्बन के अंतर्गत परमाणु भार स्केल के रूप में किसको अपनाया गया है? कार्बन C12 को। यह स्केल उपकरण मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा परमाणु भार के निर्धारण विधि पर निर्भर करता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ और इसका प्रयोग परमाणु भार ज्ञात करने के लिए होने लगा। परमाणुओं का भार C12 परमाणु व्यापक पैमाने के साथ तुलना के द्वारा प्राप्त करते हैं। वास्तव में C12 समस्थानिक को परमाणु भार की इकाई के रूप में माना जाता है। देखो समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक यानी जिनका स्थान समान होता है। सम यानी समान, स्थानिक यानी समान स्थान वाले, जिनका स्थान क्या होता है? समान होता है। और यह परमाणु कार्बन C12 के भार का 1/12 भाग के बराबर होता है। परमाणु भार इकाई के सापेक्ष में AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आजकल परमाणु भार इकाई AMU को एकीकृत भार इकाई के रूप में जाना जाता है। अब इनको एक ही मान लिया गया है और एक मान के और इसके अक्षर को U से चिन्हित किया जाता है। अब इसको किससे चिन्हित किया जाता है? U से चिन्हित किया जाता है। AMU से व्यक्त तत्वों के परमाणु के सापेक्ष भार परमाणु भार कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि AMU जो है AMU में व्यक्त तत्वों के AMU में जो भी तत्वों का प्रयोग किया गया उनके परमाणु के सापेक्ष भार परमाणु भार कहलाते हैं। आजकल परमाणु भार की जगह परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। यानी परमाणु में जो वजन होता है, जो भार होता है, उसका क्या नाम रखा गया है? परमाणु द्रव्यमान।
इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि डाल्टन के अनुसार एक तत्व में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर है, लेकिन बाद में पाया गया है कि स्वाभाविक रूप से मिलने वाले तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक सा नहीं है। हम निम्न अनुभाग से इस तरह के परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस परमाणु द्रव्यमान का हम रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक गणना के लिए प्रयोग करते हैं वह औसतन परमाणु द्रव्यमान है, जो तत्वों के समस्थानिक के सापेक्ष बहुतायत पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि समस्थानिक और परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं समस्थानिक और परमाणु द्रव्यमान। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, ये हमने पढ़ा है पहले भी, है ना। बाद के शोध में यह साबित हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मौलिक कणों से बना है, और परमाणु भी क्या विभिन्न प्रकार के मौलिक कणों से बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन में न्यूट्रॉन, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों के संयोजन से क्या बना होता है, परमाणु बना होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश कण है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन प्लस धनावेशित होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के सम और विपरीत होता है, इससे देखो सम भी होता है यानी समान होता है, इनका जो है संख्या क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन ये विपरीत कैसे होते हैं, एक ऋणावेशित है और एक धनावेशित है, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसीलिए एक परमाणु विद्युत तटस्थ उदासीन होता है, तो जो परमाणु विद्युत है वो क्या होगा, उदासीन होगा, कोई क्रिया नहीं करेगा। प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में नाभिक में रहता है, तो प्रोटॉन कहाँ रहता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक के अंदर रहता है, ये नाभिक होगा, इसमें रहता है प्रोटॉन, और नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, और नाभिक ऋणावेशित किससे घिरा होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घिरा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, इनसे वो घिरा हुआ होता है, और प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है, जिस तरह से ये बताया गया है। देखो ये पहले ऑक्सीजन का बताया गया है, फिर कार्बन का बताया गया है ना। अब देखते हैं, और फिर हाइड्रोजन का बताया गया है। तो ये ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो देखो ये नाभिक में है, ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो नाभिक में जो भी प्रोटॉन उपस्थित है ना, उसको उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 3.3 में ऑक्सीजन नाभिक में 8 प्रोटॉन है, तो ऑक्सीजन के नाभिक में यानी ये ऑक्सीजन नाभिक में कितने हैं, 8 परमाणु है। कार्बन नाभिक में 6 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन है। तो देखो ये है कार्बन नाभिक में 6 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन में 1 प्रोटॉन है। ये हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और कार्बन में 6 है और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है। ये दे रखा है 8 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन। इसीलिए ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 6 और 1 है। नाभिक में स्थित उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो नाभिक में जो भी उदासीन कण है उसको क्या कहा जाएगा, न्यूट्रॉन कहा जाएगा। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक ही है। नाभिक का कुल द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, तो देखो नाभिक का कुल द्रव्यमान, क्योंकि दोनों का सामान्य होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन दोनों को मिलाने से नाभिक का कुल द्रव्यमान निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है, नाभिक का कुल द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परंपरा के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु प्रतीक के निचले बाएं कोने में उसकी परमाणु संख्या और ऊपरी दाएं कोने में द्रव्यमान संख्या लिखी होती है। उदाहरण के लिए C12 6C, तो देखो 12 तो क्या है और C क्या है और 6 क्या है और C क्या है, अब इनको हमको देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि परंपरा के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु प्रतीक के निचले बाएं कोने में, तो निचला बायां कोना है, तो ये C है और C के बायां कोना ये हो गया, ये बायां कोना हो गया, निचले बाएं कोने में उसकी परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, और ऊपरी बाएं कोने में द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है, 12, परमाणु संख्या 6 है और उसका द्रव्यमान 12 है, ये लिखा हुआ होता है कि यहाँ कुल 12 नाभिकीय कण, तो यहाँ पर क्या है, कुल 12 तो क्या है, नाभिकीय कण है, कार्बन परमाणु के नाभिक में मौजूद है, जिसमें 6 प्रोटॉन है, तो टोटल 12 कण है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर बना है, तो 6 मिलकर बना है। इस प्रकार 6 न्यूट्रॉन होने चाहिए और 6 प्रोटॉन, तो हमने पढ़ा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर नाभिक के द्रव्यमान बनाता है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होने चाहिए। 12 - 6 बराबर 6। इसी प्रकार 8 16 0 संकेत करता है कि यहाँ 8 क्या है, प्रोटॉन है और 16 क्या है, नाभिक का द्रव्यमान है, जिसके अंदर अगर हम करें 8 प्रोटॉन है और 16 टोटल नाभिक का द्रव्यमान है, यानी 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनता है, ये सूत्र ये बनाता है, ये संकेत बनाता है।
द्रव्यमान संख्या 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा परमाणु संख्या के आधार पर एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। अगला है तत्वों को परिभाषित कर सकते हैं। हम तत्वों को भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक पदार्थ है जिसके सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या एक समान होती है। तत्व क्या होता है? तत्व क्या एक पदार्थ है जिसके सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। परंतु किसी भी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या स्थिर होती है, जो उसे अन्य तत्वों से अलग बनाती है, परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिस कारण से एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के एक प्रकार के परमाणु में 8 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन, दूसरे प्रकार में 8 प्रोटॉन व 9 न्यूट्रॉन तथा तीसरे प्रकार में 8 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन मौजूद है। हम इन ऑक्सीजन के परमाणु को क्रम से ऐसे दर्शाते हैं, जैसे कि 16 8 0, यानी कि 8 तो क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए, ये टोटल नाभिक के द्रव्यमान है। 16 तो 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, और 8 17 0, ठीक है, 8 18 0, ऐसे परमाणु को जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान में अंतर को ध्यान में रखते हुए हम तत्वों के औसत द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाते हैं। इसकी गणना सभी समस्थानिकों की प्रचुरता पर निर्भर करती है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान सारणी 3.2 में दिए गए। तो आपको परिभाषा याद रखनी है। समस्थानिक क्या है? कि जिसमें परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान होता है। यदि परमाणु क्रमांक क्या है? ये समान है, परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान कहाँ 16 है, कहीं 17 है, कहीं 18 है, टोटल द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसे समस्थानिक कहते हैं। अब एक उदाहरण द्वारा भी इसको समझाया गया है, जैसे कि दो समस्थानिकों को यानी 35-17 Cl व 37-17 Cl के मिश्रण में से क्लोरीन प्राप्त हुआ है। यह समस्थानिक 3:1 के अनुपात में मौजूद है। तो 3:1 के अनुपात में क्या है? ये दोनों ही मौजूद है। अब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल औसत द्रव्यमान यानी भार कितना होगा? तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि 35-17 Cl व 37-17 Cl यानी 3:1 के अनुपात में मौजूद है, अतः 3 परमाणु का द्रव्यमान है। तो 3 परमाणु का द्रव्यमान तो कितना है? 35 है, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 37 है। एक परमाणु का द्रव्यमान 37 है। औसत परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ वो हम निकालेंगे। तो औसत परमाणु द्रव्यमान हुआ 35 × 3, क्योंकि 3 गुना है, 3 अनुपात में, 35 3 अनुपात में है और 37 1 अनुपात में है। तो 35 × 3 और प्लस 37 × 1 भाग 4 किसके निकाले? कि यह अनुपातों का योग किया गया है, यानी 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 4। तो अनुपातों का योग बराबर ये आएगा 142/4 बराबर 35.5 U। इसलिए क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 + 5 U, यानी ये U द्रव्यमान को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक सारणी दे रखी है जिसमें कुछ सामान्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान बताए गए हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है कि प्रतीक चिन्ह एल्यूमिनियम का क्या है और द्रव्यमान कितना है। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al है, द्रव्यमान 26.93 है। आर्गन का Ar है, द्रव्यमान 39.95 है। आर्सेनिक का As है, द्रव्यमान 74.92 है। बेरिलियम का Ba है, द्रव्यमान 137.34 है। और बोरोन का B है, द्रव्यमान 18.81 है, 81 है ना। बोमिन का Br है, द्रव्यमान जो है 79.91 है। सीजियम का Cs है, द्रव्यमान 132.91 है। कैल्शियम का Ca है और द्रव्यमान 40.08 है। कार्बन का C है और 120 इसका द्रव्यमान यानी कि 12.01 है। इसका द्रव्यमान क्या है? 12.01। फिर अगला है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान जो है 24.31 है। मैग्नीज का है, Mn इसका प्रतीक है, द्रव्यमान 54.94 है। मरकरी यानी पारा, इसका प्रतीक Hg है, द्रव्यमान 200.59 है। नियोन का Ne है, द्रव्यमान 20.18 है। निकल का Ni है, द्रव्यमान 58.71 है। नाइट्रोजन का N है, द्रव्यमान 14.01 है। और ऑक्सीजन का O है, इसका प्रतीक O है और द्रव्यमान 16.00 है, ठीक है, 16.00। फास्फोरस का P है, द्रव्यमान 30.97 है। और प्लेटिनम का Pet है और द्रव्यमान 195.00 है।
इसी प्रकार अन्य के द्रव्यमान दे रखे जिसको आप देख सकते हो। परमाणु द्रव्यमान को औसत द्रव्यमान के रूप में दूसरे दशमलव तक दर्शाया गया है। प्रयोग के समय इसकी संपूर्ण अंकों में गिनती है रेडियोधर्मी। तो अब देखो ये इससे संबंधित पाठ के प्रश्न दे रखे हैं। अब अणु क्या है इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।